बिहार बोर्ड के प्यारे बच्चों नमस्कार। मुझे उम्मीद है जो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त भी होंगे। आप लोग का इंतजार था कि सर संस्कृत में कोई ऐसा प्लानिंग आपके पास है जो 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कराया जा सके पूरा संस्कृत को क्लास 10th के। तो जी हाँ, हमारे पास सॉल्यूशन था इसका। हमने इसका सॉल्यूशन निकाला और 4-5 वीडियो को पूरा करने की हमने पूरा कोशिश भी किया और संभव है कि ये आपका दूसरा वीडियो होने वाला है। अगर आपने संस्कृत का, आपको देखो मैं पहले आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि 4 से 5 वीडियो में मैं पूरे क्लास 10th के संस्कृत बुक को कवर करवा दूंगा, जहां से एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे और इसका पीडीएफ में आपको जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के होंगे मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जो भी संस्कृत का वीडियोज दूंगा मैं आपको, वो तमाम वीडियोज को आप लोग शुरू से अंतिम तक हर बात को सुनना। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको ये देखना है संस्कृत में आपके क्वेश्चंस हिंदी में ही आएंगे। बस आपको एक हिंदी समझना है उसका कि सच में उस कहानी के अंतर्गत क्या एक्टिविटी हुई है, क्या उस कहानी के अंतर्गत जो है घटनाएं हुई है, वो चीज को आपको समझना है। तो आज जो मैं लाया हूं संस्कृत का 3 अध्याय लाया हूं, जिसमें से पहले मैं बताने जा रहा हूं आज मेरे प्यारे साथी पाटलिपुत्र वैभवम। अब ध्यान से देखना, पाटलिपुत्र वैभवम ये आपका पाठ है, दूसरा अध्याय है। अब कहेंगे कि सर मंगलम पाठ कहां गया? तो मंगलम पाठ जो है और 1-2 को श्लोक टाइप से जो जितने भी पाठ हैं आपके, उन सबको हम अलग वीडियोज बना के हम अपलोड कर देंगे। जो कहानी टाइप से है उसको हम पहले आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो उसमें से हम पहले चूज किए हैं किसको? पाटलिपुत्र वैभवम को। आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। तो बच्चों ये पाटलिपुत्र वैभव क्या है? सबसे पहले देखो, पाटलिपुत्र जो है ये बिहार राज्य के सबसे पहले बहुत कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सा शहर हुआ करते थे। लेकिन अभी के दौर में ये पाटलिपुत्र जो है मेरे प्यारे साथी अभी भी है, लेकिन ये अब पटना के नाम से नामांतरित हो चुका है। आपको इस पाठ में क्या पढ़ना है? इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है और उसके साथ साथ पटना के इतिहास के जो भी रहा है उनके बारे में बताया गया है। वहां की परंपरा जो है आधुनिक से कैसे मिल रहा है, उन सब की चीजों के बारे में बताया गया है। आप पढ़िएगा, इसमें आपको सबसे पहला सेंटेंस इस चैप्टर में यह मिलेगा कि बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्वधारियत। मेरे कहने का मतलब क्या है? जो बिहार राज्य की राजधानी आपके हैं, ये पटना शहर, ये सभी समयों से महत्वाकांक्षी रहा है, महत्वशाली रहा है। इसका जो इतिहास है ना मेरे प्यारे साथी, पाटलिपुत्र का इतिहास जो है ये 2500 वर्ष पुराना है। ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। आपको यह भी ध्यान रखना है, यहां जो है धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान जो है विशेष रूप से उस पर ध्यान आकर्षित किया गया है, ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें देखिए, अब तक जो तुम आपको पढ़ाए हैं उसमें सबसे पहला चीज ये मिल गया कि पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। पटना का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 यानी कि 2500 वर्ष पुराना है। इस चीज को आप ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। उसके बाद इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं इस पाठ में आपको विदेशी जो यात्री थे उसमें से आपको कुछ नाम बता रहा हूं, इसको भी ध्यान रखना। विदेशी यात्री थे, उसका नाम था मेगास्थनीज। मैं आपको लिख के बताता हूं। विदेशी यात्री मेरे प्यारे साथी, आपको जो भी बताऊंगा यहां पे हर एक चीज को देखना है। आपके विदेशी यात्री कौन थे? विदेशी यात्री मैं सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं मेगास्थनीज का नाम आपको बता रहा हूं। फहियान का नाम आपको हम बता रहे हैं, फहियान का नाम। उसके बाद और भी ऐसे हुए हैं, वेंसंग हुए हैं, इतिंगसंग हुए हैं। इन सब का नाम आपको जो हम बता रहे हैं आप सबको ध्यान रखना है। मेगास्थनीज, फहियान, इतिंगसंग ये सब विदेशी यात्री थे। मेगास्थनीज की बात करो तो ये यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारतीय नगरों में सबसे आगे पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना जो है, पटना ये किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे। ये भी आपको ध्यान रखना है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी के विषय में यानी कि जो हमारे प्राचीन भारतीय नगर हुआ करते थे, ये अग्रणी पटना गंगा किनारे की बसा जो महानगर है, इसके विषय में दामोदर गुप्त ने भी बताया है। इसके विषय में दामोदर गुप्त ने एक कवि थे ये, इन्होंने कूटनीतिम काव्य में, मैं आपको बता रहा हूं दामोदर गुप्त के बारे में, ध्यान से देखिए। दामोदर गुप्त ने एक काव्य लिखा है, उसका नाम है कूटनीतिम काव्य। इस काव्य में दामोदर गुप्त ने जो है इस महानगर के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया है, ठीक है।
इतना आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया है, तो आपको बोलना है कूटनीतिम काव्य की रचना दामोदर गुप्त ने किया है। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर जो है मेरे प्यारे साथी, ये शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान हुआ करते थे, क्योंकि पटना एकमात्र उस समय एक ऐसा नगर था जहां पे विदेश से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे, यहां के चीजों का जो है लोग उपभोग करने के लिए यहां आते थे, इसलिए पटना विदेशी प्राचीन काल से ही बहुत ही प्रसिद्ध एक नगर हुआ करता था। अब देखिए मैं आपको उसके बाद बता रहा हूं पटना आप ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं बताऊंगा यहां से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, सब्जेक्टिव भी बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इतिहास में एक चीज और सुना जाता है, आप भगवान बुद्ध का नाम जानते होंगे, सुने होंगे। भगवान बुद्ध यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भगवान बुद्ध पटना आए थे ना, पटना घूमने के लिए, उस समय में पटना का नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताऊंगा क्या कह रहा है यहां पे। इतिहास में यह घटनाएं के बारे में बताया जाता है कि जब भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर वो आए थे, तो उस समय में पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम था। जब भगवान बुद्ध वहां आए थे, कई बार वैसे आए, जब वहां आए थे उन्होंने, तो उस समय उस पटना का नाम पाटलिपुत्र भी नहीं था, पाटलीग्राम था। पाटली नामक एक ग्राम था वहां पर, और उनके द्वारा एक बात भी कही गई थी। क्या कही गई थी? इस बात को ध्यान दीजिएगा। भगवान बुद्ध ने कुछ भविष्यवाणी वहां पे किए थे। क्या किए थे? भविष्यवाणी किए थे, जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या क्या भविष्यवाणी करके गए थे। उनका भविष्यवाणी था कि यहां इस शहर में, इस नगर में लड़ाई झगड़ा का होते रहेगा, आग लगी होते रहेगा, बाढ़ के भय से लोग हमेशा परेशान होंगे। आप देखिए उसका बात अभी भी सच हो रहा है। हर पूरे बिहार में या कि हर जगह देखिए लड़ाई झगड़ा का समस्या, हर घर, हर गांव चौराहा, हर जगह देखिए आप है। उसके बाद आग लगी, कहीं भी देखिए आग लगने की समस्याएं आपको सुनने को मिलती होगी, कहीं लग जाता है। उसके बाद बाढ़ का भय, उत्तरी बिहार तो सबसे बेसी इसके प्रकोप में आता है। तो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के जो बात है वो सफल रहे, उनकी भविष्यवाणी जो है कहीं ना कहीं जो है निरर्थक सिद्ध नहीं हुए, अभी भी इसका भविष्यवाणी सच साबित हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको, कुछ समय बाद आगे चल करके पाटलीग्राम जो है पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए ये पाटलीग्राम आगे चल करके क्या बन गया? पाटलिपुत्र। अब देखिए यही पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र बना है, ये ध्यान रखना है। पाटलीग्राम कब नाम था इसका? जब भगवान बुद्ध वहां पहुंचे थे, ठीक है। भगवान बुद्ध ने वहां क्या भविष्यवाणी किया? तो मैंने आपको बता दिया कि आग लगे की समस्या होगा, बाढ़ का भय रहेगा, लड़ाई झगड़ा की समस्याएं हमेशा रहेगा, ये भविष्यवाणी किए थे। उसके बाद पाटलीग्राम के बाद पटना का नाम जो है उसके बाद क्या पड़ा था? पाटलिपुत्र पर गया था। फिर पाटलिपुत्र से जो है क्या बन गया? पटना बन गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अब मैं आपको यहां से क्या बताने वाला हूं, आपको कुछ ऐसे शासक के बारे में बताने वाला हूं जो पटना के लिए कुछ न कुछ किया, ठीक है। देखिए मैं आपको सबसे पहला नाम बता रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। आप ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। इस समय इस नगर की शोभा और इसका रक्षा व्यवस्था जो था मेरे प्यारे साथी, वो बहुत ही उत्तम था। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का जो रक्षा व्यवस्था था वो कैसा था? तो आपको बोलना है उत्तम था। इस समय में पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था मेरे प्यारे साथी? तो उस समय में पटना का रक्षा व्यवस्था जो है उत्तम था, जिसका वर्णन यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने किया था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वहां की रक्षा व्यवस्था कैसा था? उत्तम था। तो इसका जो है वर्णन किसने किया? इसका वर्णन किसने किया? आपको ध्यान रखना है। इसका वर्णन किया था यूनान के राजदूत। कौन किया था? यूनान के राजदूत। क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज, ठीक है। यूनान के राजदूत कौन थे मेरे प्यारे साथी? मेगास्थनीज ने इस चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में की जो वहां पे व्यवस्था थी उसकी व्याख्या करने का काम किया, वर्णन करने का काम किया था मेगास्थनीज। मेरे कहने का मतलब हुआ कि चंद्रगुप्त के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था उत्तम था, और इसका वर्णन किसने किया? तो इसका वर्णन किया मेगास्थनीज ने। ये कहां के थे? तो यूनान के एक राजदूत थे। इतना आपको ध्यान रखनी है, यहां से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद और मैं आपको बता दूं कि इस नगर की संपन्नता, इस नगर की जो वैश्विक अवधारणा थी अशोक के समय में और भी अधिक हो गया। अब देखिए इसके बाद मैं सम्राट अशोक की बात कर रहा हूं। अशोक के समय में और भी अच्छा हो गया इस नगर की व्यवस्था, ठीक है। आपको इतना बात ध्यान रखनी है। अब देखिए उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, बहुत
लंबे समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही है। मतलब कि वहां की शिक्षा प्रणाली वहां जो है बहुत प्राचीन समय से ही अच्छा चलता रहा है। यह राजशेखर का नाम आपने सुना होगा, एक कवि थे। तो राजशेखर ने उनका भी एक ग्रंथ था। आपको एक बात मैं फिर से बता रहा हूं यहां पे, राजशेखर मेरे प्यारे साथी, राजशेखर जो है एक कवि थे। इनका जो है एक ग्रंथ था। इसका क्या था? एक ग्रंथ था जिसका नाम था काव्य मीमांसा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वर्ड मिस्टेक हो सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। राजशेखर नाम का एक कवि था। अभी तो आपको हम बताए थे यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो बताए थे वो थे मेगास्त्रीज और चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जो व्यवस्था थी वो उत्तम थी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरा था हमारे अशोक, इसके समय में भी पटना का व्यवस्था कैसा था? बहुत अच्छा था। उसके बाद एक कवि आए, एक कवि, उनका नाम क्या था? राजशेखर। ठीक है, वो एक कवि थे, उनका एक ग्रंथ था। इस राजशेखर का ग्रंथ क्या था? तो काव्य मीमांसा। अब देखिए, काव्य मीमांसा ग्रंथ जो इनका था, तो इन्होंने इसमें आदर पूर्वक इस पटना के ऐतिहासिक परंपरा का वर्णन किया था। कौन किया था? राजशेखर ने। आपको यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राजशेखर जो है इनका ग्रंथ क्या है? काव्य मीमांसा। या पूछेगा काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राजशेखर। यह भी ध्यान देना है आपको। उसके बाद देखिए यहां पर इस पटना में वर्ष उपवर्ष पाणिनि हुआ, पिंगल हुआ, व्याधि हुआ, वरुचि हुआ, पतंजलि हुआ। ये लोगों ने ज्ञान का विस्तार करने का पूरा प्रयास किया और अपनी ख्याति भी पाई। पतंजलि सब आपको ध्यान रखना है यहां पर। ठीक है, लेकिन यहां से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब देखिए आगे मैं बता रहा हूं आपको, जितना मैं बताया हूं यहां से समझ लीजिए कि आपके 1 से 2 ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव या 4 ऑब्जेक्टिव तक कंप्लीट हो गया आपका। और सुनिए आप, अब देखिए क्या कह रहा है यहां पे, ये पटना के इतिहास के बारे में। कुछ प्राचीन ग्रंथों और पुराण में भी पाटलिपुत्र का दूसरा नाम देखने को मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं, उसका दूसरा नाम देखने को मिलता है एक पुष्पपुर या हम बोले इसी को पुष्पपुर या कुसुमपुर। आपको ध्यान देना है, पटना का पुराना नाम क्या था? बहुत सारा नाम था, एग्जाम में आएगा नाम में। वो नाम के लिए भी एक क्वेश्चन पूछता है, पटना का पुराना नाम क्या था? एक आपके पुष्पपुर हो गया। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पुष्पपुर का ही पर्याय है कुसुमपुर। आपको पुष्पपुर बोले तो भी वही बात है, कुसुमपुर बोले तो भी वही बात है, एक दूसरे के पर्याय है ये, पुष्पपुर या कुसुमपुर। उसके बाद पाटलिग्राम भी उसका नाम था, पाटलिपुत्र हुआ, पटना हुआ। 5 नाम अब तक आपको बताए, आपको ध्यान रखना है। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इससे आपको देखो यहां पे जो पुष्पपुर बोले हम आपको, पुष्पपुर, इससे आपके दिमाग में चला होगा कि पुष्प मतलब क्या? फूल। पहले पटना में पाटलिपुत्र नगर के समीप बहुत सारे फूल का उत्पादन हुआ करता था, इसलिए पटना का उस समय नाम पड़ गया था पुष्पपुर। क्या नाम पड़ गया था? पुष्पपुर। पुष्पपुर का ही एक पर्याय हो गया कुसुमपुर, आगे चलकर पाटलिग्राम, फिर बन गया पाटलिपुत्र और अब बन गया वो पटना। इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान रखिएगा, नाम से पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी पीडीएफ हम आपको ग्रुप में दे देंगे, वहां से आप अच्छा से उसको रिवीजन कर लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं आपको, देखिए पाटलिपुत्र शब्द जो है, पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया था। गुलाब का फूल होता है ना, आप लोग देखे होंगे, उसी गुलाब के फूल को आश्रय मानकर इस पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर रखा गया था। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पुतलिका एक रचना है। आपको एक बात और बता देते हैं, पाटलिपुत्र जो है ना, पाटलिपुत्र एक शब्द से बना है। पाटलिपुत्र एक शब्द से बना है, उस शब्द का नाम है पत्तन। पाटलिपुत्र जो है मेरे प्यारे साथी किस शब्द से बना है? पत्तन शब्द से बना है पाटलिपुत्र। आपको ध्यान रखना है, आपको जो बता रहा हूं यहां से आपको सारा क्वेश्चंस बन जाएंगे, बस आप विश्वास करके सुनते जाइए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मैं ये बता रहा था कि नगर का पालन और रक्षा व्यवस्था पटन देवी के हाथों में था। मतलब कि उसी को पहले उसी का पूजा हुआ करता था वहां पे। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक जो नगर थे वो अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी हुआ करते थे। और मैं आपको एक जानकारी आपको और दे दूं, जो पाटलिपुत्र थे वहां पे कौमुदी महोत्सव पहले मनाए जाते थे पटना में, जो आजकल हम लोगों को दुर्गा पूजा में जो माहौल देखने को मिलता है, बस यही माहौल वहां आप लोगों को वहां पे देखने को मिलता था कौमुदी महोत्सव में।
ये भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आए दिनों जो है ये इसका विस्तार होते गया। अब देखिए पटना विस्तार हुआ, कितना विस्तार हुआ, वहां पे कितनी व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ। यहां पर इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, इसको भी आप ध्यान रखना। ये जो पटना नगर है इसके उत्तर दिशा में, ठीक उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताओ पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो बोलना है उत्तर दिशा में। अब देखिए आपको एक बात और, इसके ऊपर, इसी नदी के ऊपर एशिया महादेश का शायद वो सबसे लंबा सेतु है जिसका नाम है गांधी सेतु। ये जो पटना नगर आपको बोले कि इसके उत्तर दिशा में जो है आपके गंगा नदी है न है, तो उस गंगा नदी के ऊपर सबसे लंबा सेतु बना हुआ है जिसको गांधी सेतु बोलते हैं। वो शायद एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु है। आपको इतना बात ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना बात समझ में आया होगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। जो पटना है आपके, यहां पे सचिवालय हो गए, गोलघर हो गए, तारामंडल हो गए, जैविक उद्यान हो गए, मौर्य काल के समय के कुछ अवशेष हो गए, जो मौर्य काल के समय था यहां पे उसके कुछ अवशेष सब जो है अभी भी वहां पे है, महावीर मंदिर हो गए, ये सब वहां पे पटना का इस समय का दर्शनीय स्थल है। आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पटना के कुछ दर्शनीय स्थल का नाम बताइए, तो बोलना सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक कुछ अवशेष या महावीर मंदिर। दो तीन को आपको याद रखना है जो कि पटना के दर्शनीय स्थल है। हम लोग वहां पे जाना चाहेंगे, ऐसा ऐसा स्थल है वहां पे। उसके बाद प्राचीन पटना नगर में जो है सिख संप्रदाय के, सिख एक धर्म होते हैं, आपको पता होगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु था, उसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान है वो। यहां देश के विभिन्न क्षेत्र के और तीर्थ यात्रा करने वाले, दर्शन करने के लिए लोग वहां पे पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सिख संप्रदाय के, कौन संप्रदाय के? सिख संप्रदाय के। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, आपको ध्यान रखना है, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिख संप्रदाय के, ठीक है। अब देखिए मैं उसके बाद आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं मेरे प्यारे साथी, कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है। अब मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पटना के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, आप फिर से देखिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहां पे पटना का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। यहां पे विदेशी यात्री आए थे, मेगास्थनीज हो गए, फैयान हो गए, तीन संघ हो गए, ठीक है। पटना किस शब्द से बना है? पत्तन शब्द से बना है मेरे प्यारे साथी। उसके बाद देखिए गंगा नदी, पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? गंगा नदी बहती है, जिसपे एशिया महादेश के सबसे लंबा सेतु बना है जिसको गांधी सेतु बोलते हैं। उसके बाद इसके बारे में दामोदर गुप्त ने वर्णन किया है अपने काव्य में। तो दामोदर गुप्त का काव्य है कूटनीतिम काव्य, आपको ध्यान रखना है। भगवान बुद्ध जब यहां आए तो पटना का नाम क्या था? पाटलिग्राम था, ठीक है। उसके बाद भगवान बुद्ध यहां आए तो कुछ भविष्यवाणी किए, यहां आग लगी की समस्या होगा, यहां बाढ़ की समस्याएं होंगी, यहां पे लड़ाई झगड़ा की समस्याएं बढ़ती जाएगी, तो ये भविष्यवाणी करके गए थे। ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, सिख संप्रदाय के 10वां नंबर गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, इसको आप याद रखना। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पुष्पपुर नाम था। पुष्पपुर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि पटना में पहले फूलों का बागान बहुत हुआ करते थे, इसका उत्पादन बहुत हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम पुष्पपुर पड़ गया, ठीक है। इसी का पर्याय कुसुमपुर था। ये तमाम बातों को आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा। एक बात और, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था वहां पे, तो उसका रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो उत्तम था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग देखिए, अब मैं आपको बताता हूं दूसरा, इसका अगला अध्याय जिसका नाम है अलस कथा, जो एक बहुत ही बेहतरीन कथा है जहां से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब हम देखते हैं आपके अलस कथा। मेरे प्यारे साथी, आपके तीसरा अध्याय होंगे यहां पे अलस कथा। अलस कथा आप ध्यान से देखिए, इसको भी मैं आपको बढ़िया से बेहतर तरीका से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए जो इसका मुख्य पात्र क्या है, इसका मैं आपको आज मुख्य पात्र पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको जाऊंगा इसका पूरा जो भी कहानी है मैं आपको खोल के रख दूंगा। अच्छा एक बात देखिए, यहां पे क्या है? अलस कथा। अलस मतलब क्या होता है? आलसी, या अलस कथा बोल सकते इसको। आलसी किसको कहते हैं? जो अपने काम को टाल दे दूसरे के ऊपर, या जो अपने काम को समय के ऊपर टाल दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आलसी।
ठीक है, जो मेहनत करना नहीं चाहते उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आलसी। और इसी की घटना के बारे में, इसी कहानी के बारे में इस अलस कथा में पूरा विस्तार से बताया गया है। कुछ मुख्य चरित्र को लिया गया यहाँ पे, कुछ मुख्य हमारे जो गांव घर में अक्सर देखने को मिलती है उसी के आधार पे इस कहानी को लिया गया है। तो इसके सबसे मुख्य पात्र कौन है, तो इसका मुख्य पात्र है वीरेश्वर। कौन है इसके मुख्य पात्र, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताओ इसका मुख्य पात्र कौन है, तो आपको बोलना है वीरेश्वर। कौन है इसके मुख्य पात्र, वीरेश्वर। जो कौन थे, ये थे मिथिला के मंत्री। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर कौन थे मेरे प्यारे साथी, मिथिला के मंत्री थे। आपको ध्यान रखना है ये स्वभाव से कैसे थे, इनका नेचर कैसा था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बताओ इनका स्वभाव कैसा था, तो बोलना इनका स्वभाव था दानशील। ये दानशील स्वभाव के प्रवृत्ति के लोग थे, या बोलो दयावान या कारुणिक, बोलो कारुणिक पुरुष थे ये। कारुणिक मतलब क्या होता है, कारुणिक, आप ध्यान दो, कारुणिक मतलब वही हुआ दयावान या दानशील हुआ। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये कार्य, इनका कार्य क्या था, हर रोज ये क्या काम करते थे, तो दान करने का काम। वो प्रतिदिन उन गरीबों का, उन अनाथों का जो अपने आप खुद के दम पे कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको प्रत्येक दिन भोजन, मनचाहा भोजन करवाते थे। ठीक है, आलसियों को जो है भोजन के साथ साथ वस्त्र भी देते थे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति थे ये हमारे वीरेश्वर, जो कि मिथिला के कौन थे प्यारे साथी, मंत्री थे। आपको क्वेश्चन पूछेंगे मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे। पूछेगा कि स्वभाव से कैसे थे, तो बोलना दानशील थे या कारुणिक थे, एक ही हुआ। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, अब देखिए सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगा धूर्त का प्रवेश। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताता हूं। धूर्त का प्रवेश, धूर्त जो थे इसमें जो नाटक करके, मतलब कि एक नाटक कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक तरह से ऐसा सामने वाले को दिखा रहा था कि वो भी खुद आलसी हैं और वो भी मुफ्त में ही भोजन कर लेंगे। तो आलसियों को वहां जो देखा ना, तो उसके बाद क्या हुआ, आसानी से देख रहा था कि वो वस्त्र भी मिल रहा है, ऊपर से खाना भी मिल रहा है। तो इसको देखते हुए कुछ धूर्त लोग वहां आ गए, वे आलसी का बनावट करने लगे, दिखाने लगे सबको कि हम भी सच में आलसी हैं, और भोजन फ्री में करने लगे। और जो वस्त्र सब मिलते थे सरकार मंत्री की तरफ से, वो भी लेने लगे। फिर क्या हुआ, सभी सगे संबंधी भी वहां जो है सबको वो बुला लिए, चलो यहां पे ये हो रहा है। तो सारे लोग यहां पे इसी चीज को देखते हुए यहां पहुंच गए। अब देखिए अब आगे हुआ क्या तब यहां पे, अब जो मैं बताने जा रहा हूं यहां से 2 मार्क के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। स्क्रीनशॉट करके रख लेना, आप मेरा रिकॉर्डिंग करके रख लो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो रिकॉर्डिंग हमको भेज देना कि सर आप झूठ बोलते हैं। आप ध्यान से देखना, यहां पर देखो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं परीक्षा और आग। 2 बात बताऊंगा मेरे प्यारे साथी, परीक्षा और आग। अब देखिए सारा खेल यहां है, परीक्षा और आग, और यहां से क्वेश्चन हर बार लेता है। अब एक बात और, जो विद्यार्थी अभी तक देखते देखते यहां तक पहुंच गए हो, यहां तक पहुंच गए हो, तो एक बार कमेंट कर दो अपना नाम लिख करके। ठीक है, अपना नाम लिख करके एक बार कमेंट कर दो और कह दो कि सर हम इतना मिनट तक के वीडियो को देख लिए हैं। ठीक है, अब मैं आगे बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे अलसशाला का। ठीक है, अलसशाला का। अब देखिए अलसशाला जो है, ये अलसशाला जो है ये क्या है, अलसशाला मतलब होता है घर, आलसियों का घर, आलसियों के ठहरने का घर। तो क्या हुआ कि अलसशाला में अधिक धन खर्च होने लगा, और इसको देखकर कि कर्मचारी लोग को तो दिक्कत तो होबे करेगी कि भाई पहले कितना कम अन्न खर्च होता था, अब इतना ज्यादा अन्न खर्च क्यों होने लगा। तो सोचा कि कर्मचारी लोग कि चलो एक बार परीक्षा कर लेते हैं। ठीक है, उनका विचार आया कि हम एक बार परीक्षा कर लेते हैं कि सच में कितने कितने लोग जो हैं इसमें सच में आलसी हैं और कौन कौन नाटक कर रहे हैं। उन्होंने आलसियों को सबसे पहले देखा सोते हुए, तब उन्होंने घर में आग लगवा दिया। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि आलसियों की परीक्षा कैसे किया गया, तो आग लगाकर। आलसियों की परीक्षा कैसे किया गया, तो आग लगाकर इनका परीक्षा किया गया। अब देखिए मैं आपको इसके बाद बता रहा हूं मेरे प्यारे साथी। अब क्या हुआ कि जब आग लग गया घर में, तो आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त सबसे पहले भाग निकले। आग जब बढ़ा, जितने धूर्त थे उसमें से निकल निकल के भाग गया। तो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आग लगने पर कौन कौन भाग गए, तो बोलना है धूर्त लोग भाग गए। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ, उसके थोड़े से आलसी भी जो थे, थोड़ा बहुत आलसी करने वाले, वो भी भाग गए। लेकिन अब उसमें चार पुरुष उसमें सोए रह गए। सब भाग गए और ओनली 4 कितना बच गया वहां पे, 4 पुरुष सोए रह गए वहां पर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए वहां पे क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। और आपस में बात कर रहे थे।
ठीक है, चार पुरुष जो थे वो वही रह गए और आपस में बातचीत करने लगे। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आलसियों के वार्तालाप को लिखें, आलसियों के वार्तालाप को लिखें, आलसियों के वार्तालाप। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, हमसे लिखा लो। अगर 2 मार्क में नहीं तो 1 मार्क में एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव में आएंगे। अब क्या आएंगे? वार्तालाप। 4 गो वार्तालाप, यहां चारों आलसी ने क्या क्या कुछ कहा, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहला आलसी ने क्या कहा? पहला आलसी ने क्या कहा? पहला आलसी का यही प्रश्न था मन में कि अरे यह कोलाहल कैसे, अरे यह हल्ला कैसा। मतलब कि पहला का प्रश्न था कि हल्ला कैसा। मतलब आप बताइए हमें, जब आग घर में लगेगा तो बाहर से लोग हल्ला करबे करेंगे, आवाज देंगे, चिल्लाएंगे। तो पहला आलसी ने कहा कि अरे यह हल्ला कैसा। ये ध्यान रखना, पहला आलसी ने क्या कहा, चूंकि क्वेश्चन यहां से आएंगे। दूसरा ने क्या कहा? अब देखो यहां पे दूसरा ने क्या कहा। दूसरा ने कहा लगता है घर में आग लग गया, लगता है घर में आग लग गया, आग लग गया। अब देखिए कैसा धन चक्कर था ये सब, बताइए। मतलब घर में आग लगा हुआ है और ये बात कर रहा है कि हल्ला कैसा, लगता है घर में आग लग गया। मतलब इसको शक हो रहा है घर में आग लग गया, लेकिन फिर भी देखिए ये कह रहा है कि घर में आग लग गया, मतलब बस बोल रहा है। तीसरा ने क्या कहा? तीसरा का बात सुनिएगा ना तो आप लोग को हंसी आएगा। तीसरा को का बात जो सुनिएगा आप लोग को हंसी आएगा, ठीक है। तीसरा ने क्या कहा? कोई दयालु पुरुष नहीं है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो इस समय कोई भिंगा हुआ वस्त्र को या चटाई को हमारे ऊपर आके के रख दे, ढक दे। मतलब देखो कितना कितना आलसी का पहचान यही ना है। अब देखो घर में आग लगा हुआ है और ये दयालु पुरुष को खोज रहा है, कोई दयालु पुरुष आए और भींगे वस्त्रों को ढक दे। क्यों? अब बताइए, घर में आग लगेगा तो कहीं ना कहीं आपको अंदर में जो आप बैठे हुए रहेंगे या सोए हुए रहेंगे आपको गर्मी लगेगी, और उस समय में आपका क्या मन करेगा कि भिंगल का कपड़ा ओढ़ लें या फिर पानी में जो है पानी को ऊपर से ढार दे, क्या मजा आएगा उस समय में। और यही बात इसके दिमाग में चलने लगा, खटकने लगा और कहने भी लगा कि कोई दयालु पुरुष नहीं है जो भींगे वस्त्र को ला करके हमारे सर को या देह को ढक दे। अब देखिए ये तो तीसरा का न बोले हम। चौथा ने क्या कहा? चौथा ने कहा, क्या कहा? अरे वचालों क्यों बोलते हो इतना, क्यों इतना बोलते हो, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते। अब बताइए आलसी की गतिविधि देखिए। अब पहला क्या कहा? हल्ला कैसा। दूसरा क्या कहा? लगता है घर में आग लग गया। तीसरा ने क्या कहा? कोई दयालु पुरुष नहीं है जो भींगे वस्त्र को हमारे शरीर को ढक दे। और चौथा कह रहा है कि अरे बचा लो क्यों इतना बोलते हो। आप बताओ, घर में आग लगा है, ये सब आपस में बात ही कर रहा है, अभी तक भागने का कोई प्लानिंग नहीं बनाया है। तो बताओ इससे बड़ा आलसी कोई होगा? और आज के दौर में, अभी के दौर में जो है आप सब में से बहुत सारे विद्यार्थी भी आलसी हैं। कहते होंगे कि चलो शाम से पढ़ते हैं, शाम होता है कल सुबह से पढ़ेंगे, और सुबह होता है चलो आज शाम से पढ़ेंगे, और शाम होते होते पता चलता है कि कल आपका एग्जाम है और टाइम ऐसे ही निकल जाता है। यही सबसे बड़ा आलसी है। और आपको हम ये बोलेंगे, अगर आपको तय करना है कि इतना मार्क्स लाना है तो आप ला पाओगे, बस ये आलसपना छोड़ दो, ये छोड़ के देखो आप ला पाओगे। अब देखो मैं उसके बाद क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेंगे। अब देखिए क्या करता है, आग को जब उन गिरते देखा, अब देखिए आग रस रस करके पूरा घर में फैल चुका था, अब आग जो है उसके शरीर पे गिरवे करेंगे। तो गिरते देखकर आग को कर्मचारी ने जान के भय से बाल पकड़कर उन चारों को घर से बाहर निकाला। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यहां पे आप ध्यान रखिएगा, बाल पकड़कर निकाले कौन? कर्मचारी। लेकिन कर्मचारी को नियोगी पुरुष कहा गया यहां पर, नियोगी पुरुष, ठीक है। नियोगी मतलब क्या होता है? जो दूसरे के दुख को सहन नहीं कर सके, उसी को बोलते हैं नियोगी पुरुष। तो ये गए और उन सभी के चारों के बाल को पकड़े और पकड़ के घिंच के आप उनको बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो अब बताइए इन चारों आलसी से बड़ा आलसी इस दुनिया में भी कोई है? कोई है? तो आप सोच के देखिए। इस कहानी में इसी के बारे में बस बताया गया है। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं मेरे प्यारे साथी, आपको एक चीज बताया गया होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि जिस तरह से स्त्रियों का सहारा या स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? कौन होता है? आप लोगों को पता होगा, पति होता है। बच्चों का सहारा कौन होता है? बच्चों का जो सहारा है कौन बनता है? माता बनती है। लेकिन आलसियों का सहारा कौन बनेगा? दुनिया में दयावान के बिना कोई है जो आलसियों का सहारा बनेगा? नहीं बनेगा। आजकल के दौर में जाइए आप, घर में आप आलसपना दिखा के देखिए, आपका सहारा कोई नहीं बनेगा।
आज के दौर में और सभी दौर में सहारा कोई नहीं बनता है किसी का, इसलिए आलस को छोड़ना जरूरी होता है। लेकिन एक बात देखिएगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आएंगे, या तो आपसे पूछेंगे स्त्रियों का रक्षक कौन है, आपको बोलना है कौन, पति। पूछेगा बच्चों का रक्षक कौन है, बोलना माता। उसके बाद पूछेगा आलसियों का रक्षक कौन होता है, तो बोलना दयावान पुरुष। दयावान पुरुष को संस्कृत में बोलते हैं कारुणिक, ठीक है। उसके बिना आलसियों का रक्षक कोई नहीं है, दयावान पुरुष के बिना आलसियों का रक्षक कोई नहीं है, आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान रखिएगा, जो भी मैं बता रहा हूं आपको, इसको हम लाइव में आकर के ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को करवाऊंगा वहां पर, इसी सारे चैप्टर्स का आप लोग पहले देखते जाइए। उसके बाद देखिए, अगर आपका भी मन में डाउट, मन में दिक्कतें हों या मन में प्रश्न होंगे कि सर इसका ऑब्जेक्टिव का लाइव करवा दीजिएगा, तो मैं 1 घंटा में पूरे संस्कृत का भी लाइव करवा सकता हूं, ऑब्जेक्टिव का। आप लोग कमेंट करना लाइव के लिए, मैं आपको जरूर लाऊंगा तब, ठीक है। आगे देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखना इससे क्या शिक्षा मिला हमको। हम जो आलस कथा पाठ को पढ़े, इससे हमें क्या शिक्षा मिला। पहला शिक्षा मिला, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। उसके बाद मुख्य शिक्षा क्या मिला, मुख्य शिक्षा इसका क्या है, मुख्य शिक्षा यही है इसका कि आलस ही सबसे बड़ा महान शत्रु है हम लोगों का, और इसे हमें बचना चाहिए। मेरे प्यारे साथी, आपको आज हमने बताया आलस कथा पाठ के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये। और उसके बाद मैं आपको यहां पे एक बात और बता दूंगा, आलस कथा एक कथा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य पात्र कौन था, वीरेश्वर, जो मिथिला के मंत्री थे। और इसका एक कथा का जो रचनाकार थे वो कौन थे, आपको वो भी ध्यान रखना है, विद्यापति। कौन थे, विद्यापति, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बारे में हमने आपको नहीं बताया था। बाकी जो दिक्कतें होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स में हम क्लियर कर देंगे। और उसके बाद